Hello and welcome back to Study Time Only. Today is 28 May 2020 and we are going to discuss the daily current affairs series through MCQ. तो MCQ की मदद से यहाँ पे हम सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे विद पिक्चर्स के माध्यम से। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस के हम लोग लिंक करके आपके लिए तैयार किए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम डील करेंगे, देखेंगे। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर जरूर से बताना है, कितना स्कोर आया है। हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर आपको बताना है कितना स्कोर आया है आपके, जिससे आप अपने आप को खुद को एनालाइज कर सके कि आपकी पोजीशन क्या है। तो यही सारी चीज़ें आपको करना है और डेली करना है। और इसको ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया और फिर दूसरे दिन आप भूल गए, या 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन छूट गए। कंटिन्यूटी बना के रखनी है, तभी किसी चीज़ का फायदा होता है। आप देखेंगे कि अगर हम पर डे 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो आपको जरूर से हेल्प मिलेगी। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं रीड करता हूं, आप भी मेरे साथ रीड कर सकते हैं। एज पर द न्यू डोमिसाइल रूल इन जम्मू कश्मीर, द पावर टू इशू द डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैज बीन वेस्टेड टू। तो जो न्यू डोमिसाइल रूल आया है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो कौन इशू करेगा, किसके पास इस तरीके से पावर दी गई है। ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी एनी गेजेटेड ऑफिसर, ऑप्शन सी पंचायत सेक्रेटरी एंड ऑप्शन डी रेवेन्यू ऑफिसर। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन हो सकता है। चलिए हम आंसर की ओर बढ़ते हैं एंड द आंसर इज डी रेवेन्यू ऑफिसर। तो व्हाट डिड द 2010 एक्ट से, तो पहले का जो एक्ट था वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि द 2000 एक्ट pretend the employment in the civil services comprising district division and the state cadre post. Earlier only permanent residents of the Jammu and Kashmir were eligible to apply the gazetted and non-gazetted posts. तो जो वहाँ के रहने वाले होते थे वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द 2010 रूल, जो कि अब रिपेल्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और जो चेंजेस होके आए हैं वो ये होके आए हैं कि गवर्नमेंट पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट के लिए कोई भी कहीं से भी यहाँ पे कर सकता है। जो पावर होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए वो रेवेन्यू ऑफिसर, जिसे आप तहसीलदार कहते हैं, उसके पास होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं एंड द क्वेश्चन नंबर 2 सेज LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC दो के बारे में चर्चा हो रही है। देखिए काफी टाइम से न्यूज में रहा है, जो चाइना से हमारी टेंशन बढ़ रही है। LAC लाइन के तहत जो 10 किलोमीटर का एक जो एरिया है, उसके तहत हम लोगों ने द हिंदू के एनालिसिस में भी डिस्कस किया था और PIB समरी के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, कई बार डिस्कस किया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है LAC के बारे में और LOC के बारे में। तो LOC का पहला स्टेटमेंट है, लाइन ऑफ कंट्रोल इज अ डिमार्केशन लाइन दैट सेपरेट्स द इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम द चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी। क्या LOC लाइन वो है जो इंडिया और चाइना की टेरिटरी को अलग अलग करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकंड, मैकमोहन लाइन इज द डिमार्केशन लाइन बिटवीन द तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना एंड द नॉर्थर्न हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। क्या नॉर्थर्न हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया है और तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना है, ये आपको बताना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड डी नाइदर 1 and not 2। कौन सा स्टेटमेंट सही है कमेंट सेक्शन के अंदर फटाक से बताइए आप लोग। आंसर होगा यहाँ पे डी नाइदर 1 nor 2, कोई सा भी सही नहीं है। देखिए LOC जनरली क्या है आपको पता होगा, मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से लिखा गया है कब हुआ था, तो ये आप लोग चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। इसे आप LAC, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है फिगर, चलिए कोई बात नहीं। ये जो है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो POK हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उससे जो जम्मू कश्मीर को जहां हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो जो लाइन है उसे कहते हैं POK लाइन। और ये हो जाती है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों में आपको अंतर समझना है। जो चाइनीज़ की टेरिटरी अक्साई चीन से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को अलग करता है, उसे हम कहते हैं LAC, दैट मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और LOC POK से अलग जो होता है उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। क्लियर हो गया। एक्चुअल कंट्रोल और कंट्रोल में दोनों में डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो रिफर्स करेगा मिलिट्री कंट्रोल बिटवीन द इंडिया पाकिस्तान, तो ये बताया पूरा हिस्ट्री इसके अंदर दी गई है। तो आप लोग चाहे तो रीड कर सकते हैं इसको। मैं आप लोगों के लिए इसको PDF को टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करता हूँ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी इस तरीके से चीज़ें होती हैं आप एक बार देख जरूर सकते हैं।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज, देखिए डिमार्केशन लाइन जो कि सेपरेट करेगा इंडियन टेरिटरी को, जहाँ पे इंडियन कंट्रोल टेरिटरी, ऐसे आप लिख सकते हैं इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम द चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी। तो ये आपको याद रखना है, 1962 के वॉर की वजह से ये चीज़ हुआ था। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब देखिए मैकमोहन लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैकमोहन लाइन आप ऐसा कह सकते हैं is the demarcation line between the Tibetan region of the China and northeast region of India। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है उसकी बात जा रही है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया को ये अलग करता है। क्लियर हो गया पार्ट। अब इसको मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ना, सॉरी आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश को हम यहाँ पे देखते हैं बड़ा करके। तो ये देखिए, तो मैकमोहन लाइन ये है, तो ये चाइना इसको मानता है, चाइना इसको क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, बट इंडिया इसके ऊपर एडमिनिस्टर करता है, इंडिया की पावर यहाँ पे चलती है। तो ये मैकमोहन लाइन है, इसको आपको समझना है। ये इस तरीके से वो मैकमोहन लाइन ये कहता है कि मैकमोहन लाइन है, बट ऐसा कुछ नहीं, ये हमारा पार्ट है और हम अभी इसमें एडमिनिस्टर भी कर रहे हैं। क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे पास और वैली दी गई है, आपको बताना है कि कौन से स्टेट से कौन सी वैली और पास है। मैच द फॉलोइंग करेक्टली। मैच इस तरीके से प्रीवियसली कई क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के अंदर, यूपीएससी के अंदर, प्री के अंदर, और बहुत सारे और एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। एक सेंस आपको मैं डेवलप करना चाहता हूं एमसीक्यू सॉल्व करने का। आप इतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, पर डे 20 के हिसाब से आप देखिए महीने के अंदर 2 3 600 ऑफ एमसीक्यू आप जनरली सॉल्व कर लेंगे, मतलब एक 6 फुल लेंथ पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप संडे टू संडे अगर क्वेश्चन आंसर अपने 100 ऑफ क्वेश्चन कोई टेस्ट सीरीज लेके रखी है आप लोगों ने, तो वो बेस्ट एंड बेस्ट है, वो अलग से इंक्लूड होता रहेगा। पर मिनिमम 600 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और हर दिन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अब वैली का नाम आप पढ़ते जाइए। यहाँ पे दिखा गया है बनियास वैली हिमाचल प्रदेश के पास है क्या, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड है, रूपिन पास यहाँ पे सिक्किम है क्या, ये आपको बताना है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट आपको सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 एंड 3, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 2 ओनली, एंड ऑप्शन डी 1 एंड 2। तो ये आपको बताना है। एक्सप्लेनेशन पार्ट पे चलते हैं। रूपिन पास देखिए, रूपिन पास इज अ हाई एल्टीट्यूड पास अक्रॉस द हिमालय माउंटेन रेंज इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। याद रखिएगा रूपिन पास कहाँ पे है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रीवियसली पास के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड के यहाँ पे पास में है। वन ऑफ द विटनेस ऑफ द गढ़वाली कल्चर एज वेल एज द किन्नौरी कल्चर इन आइदर साइड ऑफ द पास। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड है लिपुलेख पास। लिपुलेख पास लिंक बनास वैली ऑफ उत्तराखंड इंडिया विद द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना एंड फॉर्म द लास्ट टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो मैं दोनों पास को आपको फिगर के माध्यम से, मैप की माध्यम से दिखा देता हूँ फटाफट। तो ये हम पहुँच गए अपने मैप की तरफ। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, हाँ ये देखिए, तो ये यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे ये देखिए उत्तराखंड हो गया, आप नीचे देखिए पहले यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, ये इंडिया का यहाँ वाला पार्ट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये देहरादून हो गया है, धौला हो गया है, तो ये सीवा हो गया है। तो इसे हम कहते हैं रूपिन पास। ये देखिए ये जो पास है शिमला यहाँ पे है और देहरादून यहाँ पे, ये उत्तराखंड के और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये संगला हिमाचल सेवा और संगला यहाँ पे दो स्टेट के नाम यहाँ पे याद रख सकते हैं आप लोग। तो ये रूपिन पास है। रूपिन के पास के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पे चलते हैं हम एक और पास की, जो मैं लिपुलेख पास की बात कर रहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लिपुलेख पास है, आप इसको देख सकते हैं। ये काला पानी हमारी टेरिटरी जो कि डिस्प्यूटेड एरिया, अभी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर चल रहा है, चर्चा चल रही है, तो काफ़ी न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन भी आया हुआ। तो ये लिपुलेख पास है जो कि ये चाइना का रीजन है, और ये नेपाल हो गया, ये इंडिया की टेरिटरी हो गई। ये इस पास को आपको याद रखना है। तो ये लोकेशन आपको अच्छे से याद रखनी है लिपुलेख पास की। तो यही सारी चीज़ें हो गई, और चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। And the question number 4 is the US report also claims, देखिए ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये एक तरीके का पैराग्राफ है। तो यहाँ पे पैराग्राफ की मदद से आपको समझना है ये क्या कह रहा है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जनरली इस तरीके से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आए हैं, पर मे बी पॉसिबल
कि एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बीच में देखने को मिला था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कि यूपीएससी क्या करता है, चीज़ों को हर एक साल कुछ नई चीज़ें लेके आता है, नए टाइप्स के क्वेश्चन लेके आता है। तो जब आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से डील करेंगे तो आपको एक आदत हो जाएगी एक सरप्राइज को फॉलो करने की। एक सरप्राइज अगर आपके सामने एकदम से आता है तो आप उसे फॉलो अप कर ले जाएंगे। द यूएस रिपोर्ट ऑल्सो क्लेम्स दैट रशिया हैज़ कंडक्टेड न्यूक्लियर वेपन। यूएस की रिपोर्ट कहती है कि रशिया क्लेम करता है कंडक्ट न्यूक्लियर वेपन एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रोड्यूस अ न्यूक्लियर यील्ड। अब देखिए यील्ड की बात हो रही है। एंड वेयर इनकंसिस्टेंट विद जीरो यील्ड, इनकंसिस्टेंट विद जीरो यील्ड। अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग द सीटीबीटी, सीटीबीटी एक हमारी एग्रीमेंट है, आपको पता नहीं। थ्रू इट वाज अनसर्टेन अबाउट हाउ मेनी सच एक्सपेरिमेंट हैड बीन कंडक्टेड। तो ये हमने स्टेटमेंट पढ़ा, एक पैरा पढ़ा। विथ रिस्पेक्ट टू अबव पैसेज व्हाट डू यू मीन बाय जीरो यील्ड, जीरो यील्ड का मतलब क्या है इस पैसेज के अंत, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी। आप चाहें तो थोड़ा सा बैक कर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर आप इसको रीड कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, इसको रीड कर लीजिए। इसके बाद फिर आप इसको जीरो यील्ड को बताना है आपको क्या है। ऑप्शन ए, इट रिफर्स टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियर वेपन इज डेटोनेटेड। तो पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड क्या है, इट मींस टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ quantity to reduce the half of its initial value. Option C, the condition of being able to sustain a nuclear chain reaction. I thought, और option D, none of the above. I think आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी और क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया होगा पॉज करके। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर है हमारा डी, नन ऑफ द अबव। दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं जीरो यील्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका हम देखते हैं। कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन हैज बीन डिफाइंड एज जीरो यील्ड test ban that would prohibit supercritical hydronuclear tests but not subcritical hydrodynamic nuclear test। तो ये प्रोहिबिट करता है कौन से सुपर क्रिटिकल हाइड्रोन्यूक्लियर टेस्ट को, लेकिन सब क्रिटिकल हाइड्रोडायनेमिक न्यूक्लियर टेस्ट को प्रोहिबिट नहीं करता है। तो ये जीरो यील्ड होता है, ये आपको याद रखना है। तो हाइड्रोन्यूक्लियर टेस्ट स्टडी न्यूक्लियर मटेरियल अंडर द कंडीशन ऑफ एक्सप्लोजिव शॉक compression. Their yield ranges from the negligible all the way up to the substantial fraction of full weapon. तो subcritical जो है cold test, that are type of test involving the nuclear material and possibly high explosive that purposely result in no yield. तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 को मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन टीटी। सीटीबीटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सीटीबीटी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी इंटेंट टू बैन मिलिट्री न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ओनली। क्या ये ट्रीटी के तहत हम बैन किए था मिलिट्री न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को। इट वॉज अडोप्टेड बाय द UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1996। क्या इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1996 के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। आंसर है हमारा बी, दैट मींस ऑप्शन 2 ओनली। 2 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ 1996 UNGA में इसे अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। देखिए अगर मैं इसकी थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूं तो इस ट्रीटी के अंदर क्या होता है, देखिए इंडिया भी इसका पार्ट नहीं है, इंडिया पाकिस्तान, तो ये जो है नॉर्थ कोरिया, इंडिया और पाकिस्तान ये इसके पार्ट्स नहीं है। इंडिया का ये कहना है सीटीबीटी मेनली ये एक्चुअली आपको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करता है। इसने कहा कि जिसके पास पहले से न्यूक्लियर टेस्ट है चलिए ठीक है रहने दीजिए, लेकिन कोई आगे से न्यूक्लियर टेस्ट नहीं बनाएगा। तो ये कंसर्न ये इंडिया ने जाहिर किया कि यार ऐसा तो बिल्कुल भी गलत बात है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, हैव और हैव नॉट के एक जो है सिचुएशन तैयार हो जाएगी कि कुछ लोग ऐसे रहेंगे या तो फिर उनका भी आप डिस्ट्रॉय करवाइए, उनको बिल्कुल खत्म करवाइए, तो फिर एक हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये एक तरीके से नाइंसाफी है जहाँ पे लोग मतलब एक तरीके से आप अपने ही लेवल में सोच रहे हैं कि ट्रीटी जो है कि जो बैन किया जाएगा, जो आगे अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। आपने तो बना लिया, आप तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं, आप डिटरेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप वो न्यूक्लियर के माध्यम से आप किसी को भी डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग वो चीज़ ना करें, हम लोग एडवांस लेवल पे ना जाए। तो ये छोटी सी बात जो है इंडिया ने बोली और इसलिए इंडिया ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग लोकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम लोकेशन बार बार डिस्कस कर रहे हैं ना, तो जब इस तरीके से आप देखते रहेंगे हर एक क्वेश्चन में लोकेशन को, तो क्या होगा कि आपके माइंड में एक मैप तैयार हो जाएगा, माइंड मैप जिसे हम कहते हैं, एक मैप ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि आपको जनरली चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, फिर भी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रहेंगी। जब भी ऑप्शन के अंदर आएगा तो आपका माइंड वहाँ पे काम करेगा और आप जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना, चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम इस सीरीज के माध्यम से करवाते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में जहां मुझे लगता है मैप की जरूरत है तो मैं आपको जरूर मैप दिखाता हूं, जिससे आपके पिक्चराइजेशन हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रीड करके आगे बढ़ ले, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। पिक्चराइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए कासगढ़, ग्वादर, मोम्बासा और अंकारा, ये चार हैं। चारों के नाम आपको आप लोगों ने एक बार देखिए, कासगढ़, ग्वादर, मोम्बासा, अंकारा। जनरली आपको ग्वादर पोर्ट के बारे में तो जनरली पता ही होगा। अब ये भी मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे पोर्ट है, चाइनीज पोर्ट है, जो कि डेवलप किए जा रहे हैं अलग अलग जगह पे। सिल्क रोड जो इनिशिएटिव है उसके तहत जो है ये तैयार किया जा रहा है। तो OBOR जो चाइना का इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, तो उसके तहत ये चीज़ किया जा रहा है। तो यही इस तरीके से आप चीज़ों को लिंकेज करिए, सोचिए कि कहाँ से वो क्वेश्चन अराइज हुआ है। कासगढ़, ग्वादर, मोम्बासा और अंकारा। यहाँ पे स्टेटमेंट ए है 4132, 3412, 4321 एंड द डी 3421। तो ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन 4321। तो सबसे पहले अंकारा रहेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, पहले अंकारा रहेगा, फिर मोम्बासा रहेगा, फिर ग्वादर पोर्ट रहेगा और फिर कासगढ़ रहेगा। तो इस तरीके से ये अरेंज है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं हम लोग एक एक्सप्लेनेशन पार्ट में इसको चलते हैं, और यहाँ पे आप लोग देखिए ये हो गया मैप। हालांकि ये मैप सिर्फ ये बहुत सारी चीज़ यहाँ पे बता रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे। ये हो गया अंकारा, और अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ तो नीचे साइड हमें देखने को मिलेगा ये हो गया पाकिस्तान के पास, ये ग्वादर हो गया। अंकारा हमने देखिए, ये हो गया अंकारा, ये ग्वादर हो गया, ये कासगढ़ हो गया, जो सबसे ईस्ट की तरफ है वो कासगढ़ हमने देखा था, बीच में ग्वादर हो गया। अंकारा इन दोनों को बीच में होना चाहिए, जनरली जो है हम बात कर रहे थे उसकी। तो ये थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पे देखिए वो छिपा हुआ था इसलिए दिख नहीं रहा था। ये मोम्बासा, तो ये मोम्बासा हो गया, ये अंकारा हो गया, ये ग्वादर पोर्ट हो गया, और ये कासगढ़ हो गया। तो इस तरीके से सबसे पहले ये आएगा वेस्ट में, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो इस तरीके से सारे जो है चाइनीज़ पोर्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से नाम भी आप एक बार देख लेंगे, ये चाहे तो मैप को आप बहुत अच्छे से नज़र डाल सकते हैं कहाँ से कौन कौन से पोर्ट हैं, तो एक बार रीड कर लीजिएगा। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन जो है क्रिटिकली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और जनरली इन क्वेश्चन को बहुत टफ माना जाता है, कि ऐसा लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, और टफ होने की वजह से बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। देखिए सरल क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर ले जाते हैं, अगर आपने एक दो क्वेश्चन टफ सॉल्व कर लिया ना, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्ट होने के। तो वो टफ क्वेश्चन आपकी डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। सिकाडास समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज विच आर, इसमें से पूछा गया सिकाडास क्या है, तो आपको बताना है कौन सा है ये, क्या ये प्रोटोजोआ है, क्या ये फंगस है, क्या ये इंसेक्ट है, क्या ये बग्स है। हमने करंट अफेयर्स के सेक्शन में डिस्कस की हुई है, तो आपको बताना है ये क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक तरीके से, ये सी ऑप्शन इंसेक्ट है एक तरीके का, जो कि जनरली जो होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ स्पेंड करता है, काफ़ी लंबे समय तक ये जिंदा रहता है, और इसकी 3 स्पीसीज हैं। जनरली क्या करता है, ये ज़मीन के अंदर रहता है। मैं इसकी फिगर आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, लास्ट में हमने दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये है सिकाडास। ये आप लोगों ने अगर कहीं गांव वगैरह अगर आप गए होंगे तो ये इस तरीके से रहता है। जनरली इसका जो न्यूज़ में क्यों आया है कि जब ये अपने यंग एज में रहता है तो काफ़ी ऐसे फसलें होती हैं जिनको ये ख़राब कर सकता है, बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखा गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। तो सिकाडास, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों ये न्यूज़ में है, कैसा क्या है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में हम
हम लोग बात कर रहे थे। सिकाडास आर द इंसेक्ट दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ द देयर लाइफ अंडरग्राउंड एंड emerge from the soil mainly to mate. Once out of the ground, their life span is fairly short, sometime between 2 to 4 weeks. तो इसकी जो लाइफ टाइम होती है 2 से 4 वीक तक की हो सकती है, बहुत कम हो सकती है और बहुत ज़्यादा देखने को भी मिल सकती है। देयर आर 3 स्पीसीज जो इसके देखने गए हैं, 17 ईयर्स सिकाडास जो है और 3 स्पीसीज फॉर द 13 ईयर्स। तो 13 साल और 17 साल तक ये छोटे छोटे कीड़े जो है सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ी एक यहाँ पे न्यूज़ है जिसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ग्रैंड यूथोपियन रेनेशा डैम GERD, तो GERD हैज़ बीन प्लान टू कंस्ट्रक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो GERD कंस्ट्रक्ट किया जाएगा किस रिवर के अंदर, आपको बताना है। कोंगो रिवर, ब्लू नील रिवर, व्हाइट नील रिवर और जम्बेजी रिवर। देखिए रिवर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कभी कभी कोई जो डैम होता है जो कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वो न्यूज़ में रहता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। द आंसर इज बी, दैट मीन्स द ब्लू नील रिवर। तो फॉर्मली नोन एज द मिलेनियम डैम, तो पहले से मिलेनियम जो डैम कहा जाता था, अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ये रीजन ऑफ इथोपिया के अंदर है। ये है ब्लू नील रिवर विच इज लोकेटेड 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सूडान। आफ्टर कंप्लीशन इट इज़ द अफ्रीका लार्जेस्ट डैम हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी रिवर के ऊपर है। तो ये क्लियर हुआ आपको। चलिए मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखा देता हूँ। ये आप आजू बाजू देख पा रहे होंगे, ये हो गया रवांडा, ये रवांडा है, ये बुरुंडी है, ये तंजानिया है। यहाँ पे ये लेक विक्टोरिया है जहाँ से रिवर निकलती है। ये केनिया हो गई और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो हो गया। ये हमको आपको पता चल गया ना, ये हो गया युगांडा, ये हो गया इथोपिया। क्लियर हुआ। अब यहाँ से रिवर निकलती है और ये जो रिवर चलती है ये आप देख व्हाइट नील रिवर है। तो ये कौन सी है, व्हाइट नील रिवर है। याद रखिएगा ये कौन सी रिवर है, जो लेक विक्टोरिया से निकलती है वो कौन सी रिवर है, व्हाइट नील रिवर है। क्लियर हो गया। नील रिवर नहीं है, ब्लू नील रिवर और व्हाइट नील रिवर 2 रिवर होती हैं जो कि मिलके क्या बनाती है, नील रिवर बनाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। लेक विक्टोरिया से नील रिवर निकलती है, कौन सी, व्हाइट नील रिवर जो है लेक विक्टोरिया से निकलती है और ये फिर जाके यहाँ पे मिलती है ब्लू नील रिवर से, जो कि ब्लू नील रिवर जो है यहाँ पे लेक टाना से निकलती है। तो यहीं पे ब्लू नील रिवर के अंदर यूथोपिया के अंदर आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। ये डैम ग्रेट यूथोपियन, तो नाम में ही समझ में आ रहा है यूथोपिया के अंदर है रेनेसांस डैम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिवर के बारे में पता होना चाहिए आपको, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और फिर ये लास्ट में ये रिवर जो है यहाँ पे फ्लो होते हुए इजिप्ट के थ्रू यहाँ पे फ्लो होते हुए कैरियो में जाके यहाँ पे मेडिटेरियन सी में मिल जाता है। क्लियर हो गया। तो आपको रिवर भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, इसीलिए मैंने मैप डाल दिया है कि हम हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से जितना ज़्यादा इफेक्टिव वे में डिस्कस कर सके कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रिसेंटली अवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ रोज एप्पल फैमिली। रोज एप्पल फैमिली का एक तरीके से स्पीसीज जो है यहाँ पे कह सकते हैं आप डिस्कवर्ड की गई है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये डिस्कवर की गई है, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज ऑफ रोज फैमिली का। तो कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मालबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था द हिंदू के अंदर भी, तो हमने द हिंदू का ये 3 यहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है, बल्कि एक डिस्कवर्ड नहीं हुई है, यहाँ पे 3 डिस्कवर हुई है। तीनों के बारे में मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था, वहीं पे बताया था, आपसे नोट्स भी बनवाया था। तो जो लोग सेशन को देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि हम किस तरीके की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। आंसर देखते हैं। 20 द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये देखिए यूजेनिया यहाँ पे नाम था, ये पहला स्पीसीज था। 2 स्पीसीज और थे, अगर आप लोगों ने सेशन देखा है तो दोनों स्पीसीज के नाम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। यूजेनिया जो था बिलोंग करता है यहाँ पे रोज फैमिली से, रोज एप्पल फैमिली से। फाउंड द मेनली कक्कायम एरिया ऑफ मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, अबव 800 मीटर। फ्रूट्स यूजेनिया स्पीसीज नोन एज देयर पेल्टेबिलिटी। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप फिगर भी देख पा रहे होंगे, तीनों के फिगर वहाँ पे भी हमने दिखाया था।
तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कटकारी ट्राइब इज वन ऑफ द 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप। तो क्या ये 75 जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उसका पार्ट है कटकारी ट्राइब? तो आपको ये बताना है। दे वेयर द ट्रेडिशनल मिलिटिया ऑफ महाराष्ट्र। इसमें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Option is A correct. That means only 1 is correct. Katkari is one of the 75 particularly vulnerable tribal group. Katkari were historically forest dwellers. They are located primarily in the Raigad and part of Palghar, Ratnagiri and Thane district as well as in some place of Gujarat. तो ये कहाँ ये ट्राइबल जो है लोग पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है, याद रखना है। ये जो है अगर मैं आपको बात करता हूँ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफाइड किया गया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के तहत क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 के अंदर इनको रखा गया था स्टार्टिंग में। नेम कटकारी जो है डिराइव किया गया है बेसिकली जो है मेन ये काठ है, आप जिसे कहते हैं ना लकड़ी का जो काम करते हैं एक तरीके से, जो लकड़ी के चीज़ों को बनाते हो सारी, तो इस तरीके से इनका नाम इस तरीके से काठ पड़ा है। जो काठ के जो सेल वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो यही आज का लेक्चर था। कैसा रहा आज को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जरूर बताना है, और कितने नंबर आप लोगों के आए ये आपको बताना है, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए हैं। 10 में से आपको नंबर देना है, अपने आप को देना है, खुद का स्कोर देखना है, खुद को जज करना है। तो ये डेली करना है, डेली बेसिस में करते रहना है, जिससे आपकी स्किल्स जो है इंप्रूव होती रहे डे बाय डे। और कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन देखा आपने और दूसरे दिन बंद कर दिया, तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी कंटिन्यूटी, जो कि आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप कंटिन्यू है किसी भी चीज में तो धीरे धीरे आपका चीजें इंप्रूव होगी। देखिए एकदम से चीजें नहीं मिलती, एकदम से कभी कोई सक्सेस नहीं मिलती है, धीरे धीरे मिलती है। उसके पीछे की काफी टाइम की मेहनत लगती है, तो वो मेहनत आपको अभी करनी होगी, तब जाके वो बाद में ऐसा फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए अभी मेहनत करते रहिए, घर पे बने रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, जितना हो सके उतना पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आप लोगों का एम जो है उसको सिक्योर करिए, कोशिश करिए। मैं भी आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। सो लेक्चर को शेयर करते रहिए, हर एक जगह इसको फैला दीजिए और बस इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।